शरीर का हर ऑर्गन ऑक्सीजन से ही चल रहा है। तो सपोज करो ब्रेन में ऑक्सीजन कम जा रहा है तो जो न्यूरोनल एक्टिविटी है उसमें दिक्कत आएगी। समझिए किसी पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है तो क्या वो भी एक एनीमिया का फैक्टर रह सकता है? जी बिल्कुल, इंटरनल ब्लीडिंग से भी एनीमिया हो सकता है। छोटे बच्चे होते हैं वो बर्ता वगैरह खाते हैं, बर्ता, स्लेट पेंसिल या फिर मिट्टी या ऐसा कुछ वो लोग खाते हैं, तो क्या उसके पीछे भी एनीमिया की कमी होने का कुछ वजह रहती है? छोटे बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि वो दीवार का पेंट उतार के खाते हैं या फिर जो उनका स्टोन जो बढ़ते वगैरह वो खाते हैं या मिट्टी वगैरह खाते पाए जाते हैं या अपने जो मेटेलिक टॉयज है वो खाते हैं। तो इस कंडीशन को बेसिकली इस सिम्टम्स को पाइका बोलते हैं। सर डाइट तो सभी जिनसे पूछो यही कहेंगे कि डाइट हेल्दी लो, लेकिन हम लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि प्रोपोर्शन क्या रखना है या किस चीज के साथ कंबाइन करके हमें वो डाइट लेनी है, तो उसको अगर आप हमें थोड़ा समझा पाए। देखिए, एक आम भाषा में अगर मैं हेल्दी डाइट की परिभाषा दूं तो आपको ये देखना है कि आपकी थाली में कितने कलर्स हैं, नेचुरल कलर्स बेसिकली। इसको एक रेनबो डाइट के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया जाता है। आप में से 70% रेगुलर व्यूअर्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुरेश भाटी सर। वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ पिछली बार के जैसे इस बार भी ये पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल रहेगा। सर आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि कॉमनली हमें सोसाइटी में हर किसी के मुंह से सुनने को मिल ही जाता है, जो है एनीमिया। तो सर बेसिकली एनीमिया होता क्या है? एनीमिया एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें बेसिकली खून की कमी हो जाती है शरीर में। जो अपना ब्लड है वो उसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है हीमोग्लोबिन। तो शरीर में जब हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है तो उस कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं। तो सर इसके कुछ कारण रहते होंगे जरूर, क्या क्या कारण है जिनकी वजह से एनीमिया हो जाता है? देखिए, खून की कमी के कई कारण हो सकते हैं। पहला कि शरीर की डिमांड बढ़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी में, या फिजियोलॉजिकल कुछ कंडीशंस होती है जिसमें डिमांड बढ़ जाती है और बॉडी में उतना ब्लड होता नहीं है, जैसे प्रेगनेंसी। और दूसरा हो गया जो ग्रोइंग एडल्ट्स है उनमें। उसके अलावा जो ब्लड लॉस भी होता है उस वजह से भी ब्लड कम हो सकता है। जो ब्लड लॉस के कारण है जैसे ब्लीडिंग पाइल्स हो गए, फीमेल्स में रेगुलर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उस वजह से, और कुछ गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं जो ब्लीड कर रहे हैं उस वजह से, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं उस वजह से भी, ब्लड लॉस की वजह से, या कोई ट्रॉमा हो तो उसमें भी ब्लड लॉस हो सकता है और खून की कमी आ सकती है, तो वो भी एक एनीमिया कारण है। तीसरा है कुछ बीमारियां होती है, क्रोनिक कंडीशंस होती है जिसमें ब्लड की कमी होती है। फॉर एग्जांपल सीकेडी का पेशेंट है कोई सीकेडी से ट्यूबरकुलोसिस कैसे है, नॉर्मल इंसान, सीकेडी कौन सी बीमारी होती है? क्रोनिक किडनी डिजीज। ओके ओके, अच्छा। और उसके अलावा एक होता है जिसमें बोन मेरो प्रोडक्शन ही कम कर रही है बॉडी में, तो बोन मेरो फेलियर और बोन मेरो से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शंस है उस वजह से शरीर में एनीमिया हो सकता है। ओके, तो मेल और फीमेल्स में कॉमनली ऐसे देखते हैं कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत बड़ा फैक्टर है एनीमिया हो जाने का, और मेल्स के अंदर जैसा कि अभी आपने बताया पाइल्स या इस तरीके से कोई ब्लीडिंग का दूसरा पाथवे। जैसे कि हम अगर समझिए किसी पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है तो क्या वो भी एक एनीमिया का फैक्टर रह सकता है? जी बिल्कुल, इंटरनल ब्लीडिंग से भी एनीमिया हो सकता है। धीरे धीरे जब ब्लड का रिसाव अंदर हो रहा है तो डेफिशिएंसी होना एक वाजिब है। क्रोनिक कंडीशन में खून की कमी आनी ही है। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे हुकवॉर्म इन्फेक्शंस है, अच्छा। जो बेसिकली अपन जो पेट के कीड़े हैं, कुछ पेट के कीड़े भी होते हैं जो खून चूसते रहते हैं और उस वजह से भी धीरे धीरे ब्लड की कमी आ जाती है। ओके, तो जो अभी एक हो सकता है क्वेश्चन अभी ज्यादा रिलेवेंट ना हो लेकिन मेरे मन में स्ट्राइक कर गया है कि बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं वो बर्ता वगैरह खाते हैं, बर्ता, स्लेट पेंसिल या फिर मिट्टी या ऐसा कुछ वो लोग खाते हैं, तो क्या उसके पीछे भी एनीमिया की कमी होने का कुछ वजह रहती है? छोटे बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि वो दीवार का पेंट उतार के खाते हैं या फिर जो उनका स्टोन जो बढ़ते वगैरह वो खाते हैं, या मिट्टी वगैरह खाते पाए जाते हैं, या अपने जो मेटेलिक टॉयज है वो खाते हैं। तो इस कंडीशन को बेसिकली, इस सिम्टम्स को पाइका बोलते हैं। और ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बहुत कॉमन होता है जिसकी वजह से वो ये सब मैनिफेस्टेशंस आते हैं। तो एनीमिया सर कितने प्रकार का होता है? एनीमिया देखिए, एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी समझें तो उन चीज़ों की कमी जिससे खून बनता है बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल आयरन की कमी होना, विटामिन B12 की कमी होना, फॉलिक एसिड की कमी होना, या प्रोटीन की कमी होना, तो ये न्यूट्रिशनल कॉजेज होते हैं। इसके अलावा
दूसरे कॉजेज की बात करें तो जैसे अपन ने बात की एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, कुछ क्रोनिक डिजीजेज होते हैं जैसे मैंने बताया CKD, मैलिग्नेंसीज, उनमें ये कम हो सकता है। उसके अलावा हिमोलाइटिक कॉजेज होते हैं जिसमें जो ब्लड बना है वो किसी न किसी वजह से डैमेज हो रहा है, उसका प्रोडक्शन सही से नहीं हो रहा है, तो हीमोग्लोबिनोपैथीज वगैरह उसमें आती है, जैसे थैलेसीमिया, तो एक ये कारण है। और चौथा जो कारण है जो बोन मैरो से रिलेटेड है, बोन मैरो की कुछ कंडीशंस होती है जिसमें ब्लड फॉर्मेशन ही नहीं होता है। तो सर एनीमिया होने के कुछ तो लक्षण नॉर्मली हमें दिखाई दे जाते होंगे डायग्नोसिस रिपोर्ट पे जाने से पहले, नॉर्मली जो क्लिनिकली दिखते हैं, उनमें क्या क्या हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? देखिए, जो एनीमिया के सबसे जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है सबसे पहला थकान होना, दूसरा शरीर में कमजोरी रहना, उसके अलावा हेडेक हो सकता है, पेशेंट अंधेरी आना, बेसिकली जो सिंकोपल अटैक्स होते हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं, हेयर फॉल की कंप्लेन पेशेंट अक्सर करते हैं, इसके साथ में स्किन का काफ़ी पेल हो जाना, गोरी स्किन लगती है बेसिकली, और आंखों में और पूरा सफ़ेदी दिखने लगती है। तो ये कुछ कॉमन जो सिम्टम्स हैं एनीमिया के वो ऐसे प्रेजेंट करता है एनीमिया। ओके, तो ये तो क्लिनिकल सिम्टम्स हो गए सर। और कुछ अगर हम डायग्नोस्टिक वे में पता करना चाहें कि पेशेंट एनीमिक है या नहीं, तो वो हम कैसे पता करेंगे? वो देखिए, एनीमिया के जो साइंस होते हैं जो बेसिकली क्लिनिशियन जो ऑब्जर्व करता है वो होता है कि उसकी जो कंजक्टिवा है उसमें पेलोर आना, अगर क्रोनिक स्टेट है तो जो नाखून है वो ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, अच्छा। और इसके अलावा स्किन पूरी जो वाइट नजर आने लगती है, जो बेसिकली जिसमें एक रेडिश ग्लो होता है वो उसकी जगह वाइटिश हो जाता है स्किन। इसके अलावा हेयर फॉल, ओरल अल्सरेशन की कंप्लेन, और ब्लैक स्टूल यानी कि काले कलर का जो लैट्रिन पास करना, ये भी एक कॉमन साइन देखने को मिलता है। अच्छा, तो ये सब ही हुआ जो क्लिनिशियन आइडेंटिफाई करेगा। और यही अगर हम जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती है उसमें भी फाइंड आउट होता है कि एनीमिक है या नहीं है पेशेंट, वो कैसे आइडेंटिफाई होता है सर? देखिए, सबसे जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन एनीमिया के पेशेंट में जो होता है वो हीमोग्लोबिन लेवल चेक करना। जो पहला काम एक क्लिनिशियन या जो भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर है वो यही देखता है कि जो क्लाइंट आ रहा है उसका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, उसके हिसाब से एनीमिया के कुछ डिविजन्स होते हैं। जो हीमोग्लोबिन का जो पैरामीटर सेट कर रखा है WHO ने, वो बेसिक जो लेवल है वो 13 ग्राम होना चाहिए मेल जो कैंडिडेट्स हैं उनमें, फीमेल्स में ये 12 के अराउंड होना चाहिए, और जो प्रेग्नेंट लेडीज है, प्रेग्नेंट फीमेल्स है, उनमें इसका लेवल 11 होना चाहिए। इससे अगर कम की और अगर उनका हीमोग्लोबिन लेवल है तो उसको एनीमिया बोलते हैं। तो अभी तक हमने ये जाना कि एनीमिया क्या होता है, किस तरीके से होता है, और क्या क्या हमको उसके सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम आपसे जानेंगे कि एनीमिया कितने प्रकार का होता है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर। जैसे न्यूट्रिशनल एनीमिया है, बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है वो दो चीज़ों से बनता है, हीम एंड ग्लोबिन। जो हीम है, हीम का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आयरन, तो बेसिकली आयरन की कमी से हो सकता है। अब जब हीम बनता है तो उसमें कुछ चीज़ों की जरूरत होती है बॉडी को, जैसे विटामिन B12, फोलिक एसिड, तो इनकी कमी से भी हो सकता है एनीमिया। और फिर आता है ग्लोबिन, ग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन डेरिवेटिव होता है, तो प्रोटीन की कमी से भी एनीमिया की प्रेजेंटेशन आ सकती है। तो पहला कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गया। दूसरा कारण ब्लड लॉसेस, ये एक्यूट ब्लड लॉस हो सकता है, यानी कम समय में ब्लड लॉस होना, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, कोई ट्रॉमा हो गया, उस दरमियान किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो एनीमिया की प्रेजेंटेशन आ सकती है। कोई क्रॉनिक ब्लीड है, फॉर एग्जाम्पल उसमें जैसे रेगुलर ब्लीड्स आ रही है फीमेल्स में, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने जो ब्लीडिंग होती है उस वजह से, किसी के ब्लीडिंग पाइल्स है, मस्से की दिक्कत है, ब्लीड हो रहा है, किसी के गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं वहां से ब्लीडिंग हो रही है, किसी को इन्फेक्शन है, कोई हुकवॉर्म इन्फेक्शन है, तो उस वजह से हो सकता है। और इसके अलावा तीसरा जो कारण है वो है कुछ डिजीजेज होती है, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई, कुछ मैलिग्नेंसीज हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, जिसमें ओवरऑल हेल्थ अफेक्ट होती है और उस वजह से एनीमिया हो जाता है। ओके सर, तो न्यूट्रिशनल एनीमिया के अंदर हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं कि जो एनीमिक पेशेंट है उसका एनीमिया का लेवल थोड़ा कम हो सके? देखिए, सबसे पहला जो गोल है, जो अप्रोच है अपनी एनीमिया के प्रिवेंशन में, वो है गुड डाइट। ओके। बेसिकली हेल्दी डाइट इज द फर्स्ट अप्रोच टू एनीमिया, जिसमें आप आयरन अच्छा लीजिए और जो विटामिन्स के सोर्सेस हैं उसको भी अपने को ऐड करना है। सर डाइट तो सभी जिनसे पूछो यही कहेंगे कि डाइट हेल्दी लो, लेकिन हम लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि प्रपोर्शन क्या रखना है या किस चीज के साथ कंबाइन करके हमें वो डाइट लेनी है, तो उसको अगर आप हमें थोड़ा समझा पाए।
देखिए, एक आम भाषा में अगर मैं हेल्दी डाइट की परिभाषा दूं तो आपको ये देखना है कि आपकी थाली में कितने कलर्स हैं, नेचुरल कलर्स बेसिकली। इसको एक रेनबो डाइट के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि आपकी थाली में डिफरेंट जो नेचुरल कलर्स हैं उनके कंपोनेंट सभी के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ फ्रूट्स हो गए, दही हो गया या दूध हो गया, दूध से बनी खीर हो गई, बाजरा हो गया, हरी सब्जी हो गई। तो बेसिकली डिफरेंट कलर्स आप अपनी थाली में इंक्लूड कीजिए। और मेन चीज डाइट के साथ में कुछ चीजों का और ध्यान रखना होता है। बेसिकली जैसे आयरन एब्जॉर्प्शन है, आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए जो अपना स्टमक है, जो पेट है, उसमें एसिडिक पीएच का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी ऐसी चीजें अपने को लेनी है जिससे जो बॉडी की एसिडिटी है बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल जो विटामिन सी के जो कंपोनेंट्स है, विटामिन सी जिनसे मिलता है, जैसे कुछ सिट्रिक फ्रूट्स हो गए, लेमन हो गया, आंवला हो गया, ऐसी चीजें आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। जबकि कुछ चीजें होती है जिनको अपने को अवॉइड करना होता है, जैसे कि जो रेगुलर जो टी इंटेक करने वाले होते हैं, जो चाय कॉफी जो लेते हैं खाने के तुरंत बाद में, वो कहीं ना कहीं अपने आयरन एब्जॉर्प्शन को हैम्पर कर रहे हैं, उनका आयरन एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता। अच्छा, तो ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि पहले के टाइम में तो ये होता था खाना खाने के बाद लोग छाछ पीते थे, और अभी तो थोड़ा सा इंडिया में ट्रेंड ही चेंज हो गया, सबको चाय के पीछे पागल हो चुके हैं सब। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कारण है। बच्चों में भी ये अक्सर देखा जाता है कि जो कुछ पॉपुलेशंस होती है जो चाय दूध पिलाने में भरोसा रखती है बिल्कुल, बच्चों मैं को। इनफैक्ट मैं खुद सुबह उठती हूँ तो चाय दूध से ही शुरुआत करती हूँ। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं जो बच्चों में जो आयरन की कमी आ रही है, वो उसका मेजर जो कारण है वो यही है। अच्छा, तो क्या अभी जो मेरी एज चल रही है उसमें मुझे अब चाय दूध को डिसकंटिन्यूएशन करना चाहिए, वो मेरा फैक्टर रह सकता है एक? देखिए, डिसकंटिन्यू करने का तो मैं नहीं बोलूंगा आपको, आप कंटिन्यू कीजिए। बस आप ये ध्यान रखिए, जब आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, जब आप अपनी बॉडी का आयरन स्टोर रिस्टोर कर रहे हैं, उस फेज में अगर आप चाय का इंटेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आयरन उस मात्रा में आपके शरीर को नहीं मिल पाएगा। ओके। तो आप चाय पीना है तो आप 2 घंटे पहले पीजिए या खाने के 2-3 घंटे बाद लीजिए चाय, तो उससे आपका आयरन जो बैलेंस है बॉडी का सही रहेगा। ओके सर। सर, आपका जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है उसमें आपने कभी कोई ऐसे सीवियरली एनीमिक पेशेंट देखा है? जी बिल्कुल, अक्सर जो ओपीडीज होती है, आईपीडीज होती है, उसमें हम एनीमिक पेशेंट्स काफ़ी कॉमनली इनकाउंटर करते हैं। काफ़ी कॉमनली एनीमिक पेशेंट आते रहते हैं। उसमें सबसे जो सीवियर एनीमिया मैंने अभी तक देखा है, वो एक पेशेंट आए थे, उनका हीमोग्लोबिन 1.8 था, उनका हीमोग्लोबिन। अच्छा, 1.8। यस। और वो पेशेंट, आप यकीन नहीं मानिए, वो अपनी जो रूटीन एक्टिविटीज होती है, जो डेली रूटीन एक्टिविटीज, नहाना धोना, जो बेसिक काम होता है, वो शॉपकीपर था, वो अपना खुद का काम तक नहीं कर पा रहा था जो पहले वो आराम से कर लेता था। अच्छा, तो सर ये क्या एकदम सडन ऑनसेट हो जाता है क्या, या फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे एनीमिक हो जाता है पेशेंट? देखिए, ऐसा है कि वो तो उसके कॉज पर डिपेंड करता है कि किस वजह से एनीमिया हुआ है पेशेंट को। अगर कोई एक्यूट ब्लड लॉस का रीजन है, जैसे कि मैंने बताया कोई ट्रॉमा है, उससे ब्लड लॉस हो सकता है। कोई क्रॉनिक कॉज हो सकता है, जैसे वही बात है कि पाइल्स और कुछ ब्लीडिंग अल्सर या कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती है, जैसे डायबिटीज के जो पेशेंट है उनमें मेटफॉर्मिन चलता है। हाँ। सबसे जो बेसिक जो टैबलेट होती है वो मेटफॉर्मिन होती है जी। उसका साइड इफेक्ट होता है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी करवाता है। और B12 की जब डेफिशिएंसी होती है तो डेफिनेटली धीरे धीरे एनीमिक पिक्चर आने लगती है। अच्छा। इसके अलावा कुछ जो रूरल फीमेल्स होती है, कुछ ग्रामीण महिलाएं होती है, या बेसिकली जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वो एसिडिटी और जो GERD प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट बर्न, कलेजे में दर्द होना, तो वो भूखे पेट की गोलियां, जिसको बेसिक लैंग्वेज में एसिडिटी कम करने की गोलियां लेते हैं, तो उस वजह से भी उनका आयरन स्टोर कम होता है। धीरे धीरे ग्रेजुअली उनका आयरन जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डिक्रीज होने लगता है और आयरन लेवल कम हो जाता है। उस वजह से एनीमिया की पिक्चर उनमें भी देखने को मिलती है। ओके। तो सर अभी आपने बताया था कि 1.8 लेवल था उनका, जिन पेशेंट को आपने देखा था, तो फिर उसका मैनेजमेंट आपने किस तरीके से किया? देखिए, एनीमिया का जो मैनेजमेंट है उसकी सीवियरिटी से डिसाइड होता है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन 8 से कम है तो उसको सीवियर एनीमिया बोला जाता है। अगर 8 से 11 मान लो तो उसको मॉडरेटली सीवियर बोला जाता है, और 11 से ऊपर है तो उसको माइल्ड एनीमिया बोला जाता है। इन सीवियर केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा। और जो मॉडरेट और माइल्ड केसेस होते हैं उसमें आयरन टैबलेट या जो आईवी इंजेक्टेबल आयरन सुक्रोज या एफसीएम, जो फेरिक कार्बोक्सी वगैरह, ये इंजेक्शंस अक्सर यूज किए जाते हैं। ओके। सर, कोई क्राइटेरिया रहता है कि
ये पेशेंट है तो इसे मैं सिर्फ डाइट से ही एनीमिक फ्री कर सकता हूँ, या इस पे तो मुझे टैबलेट अप्लाई करनी ही पड़ेगी? बेसिकली डाइट तो सभी को अच्छी रखनी ही चाहिए, और एनीमिया की बात करें तो जो माइल्ड केसेस होते हैं वो डाइट से इम्प्रूव अच्छे से किए जा सकते हैं, और जो मॉडरेटली जो पेशेंट होते हैं, जो जिनको मॉडरेट लेवल का एनीमिया होता है, उनको आपको आयरन सप्लीमेंट देना होता है, तो वो आप एज अ टैबलेट फॉर्म में यूज कर सकते हो, और या ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो आईवी इंजेक्शंस के रूप में यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसका पेशेंट का कंप्लायंस कैसा है। जो आयरन की जो सप्लीमेंट्स होते हैं अक्सर उनका साइड इफेक्ट होता है कि पेट दर्द होना या फिर उल्टी होना या मोशंस लूज मोशंस होना, ये सारी कंप्लेंट्स होती है। कुछ पेशेंट नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेंट रखते हैं, उल्टी अच्छा। जी दौरा होना, ऐसी कुछ कंप्लेंट्स रखते हैं, तो उस पेशेंट में अपने को आईवी इंजेक्टेबल्स देने होते हैं। ओके, वो उनके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा। जी सर, कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है एनीमिक पेशेंट के अंदर? चांसेस ज्यादा रहते हैं? जी बिल्कुल। एनीमिया के कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो बेसिकली जो शरीर में जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो ब्लड के थ्रू हो रही है। ऑक्सीजन से ही शरीर के हर पार्ट को एनर्जी मिल रही है, शरीर का हर ऑर्गन ऑक्सीजन से ही चल रहा है। तो सपोज करो ब्रेन में ऑक्सीजन कम जा रहा है, तो जो न्यूरोनल एक्टिविटी है उसमें दिक्कत आएगी, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे न्यूरॉन्स। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बच्चों की बात करें तो कंसंट्रेशन की कमी आना, बच्चों का स्कूल में पुअर परफॉर्मेंस और बहुत सारी दिक्कतें आना। और इसके अलावा हार्ट की बात करें, अगर ब्लड है ही नहीं तो हार्ट को और ज्यादा कंपनसेट करना पड़ेगा, तो दिल की धड़कन तेज हो सकती है। सीवियर केसेस में हार्ट फेलियर और एंजाइनल अटैक्स भी देखे गए हैं। तो सर, मेरी एक फ्रेंड थी जो कि आइडेंटिफाई हुई थी एज एनीमिक पेशेंट, लेकिन उसका जो सिम्टम था वो कुछ इस तरीके का था कि उसके हाथ पांव ही सूने पड़े रहते थे। उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए, हाथ पैर अगर सूने पड़ रहे हैं तो जो कॉमन कॉज है वो विटामिन B12 या फिर जो फोलिक एसिड है, इनकी कमी से जो पैरों में झनझनाहट होना या सूनापन होना, या इसके साथ में जो मुंह में अल्सर होना, छाले पड़ जाना, बेसिकली जीभ है उसका एकदम लाल हो जाना, ऐसे सिम्टम्स उनमें देखे जाते हैं। क्योंकि विटामिन B12 ना सिर्फ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बल्कि जो न्यूरोनल एक्टिविटी होती है, जो नर्व कंडक्शन होता है, उसमें भी उसका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। तो जब उसमें दिक्कत आएगी तो न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आते हैं, जिसमें पैरों में झनझनाहट, रात को पैरों में सूनापन आना, ऐसे कंप्लेंट्स पेशेंट अक्सर करते हैं। सर, क्रैम्प्स का इससे कुछ लेना देना है या नहीं है? क्रैम्प्स तो बेसिकली विटामिन D और कैल्शियम की कमी से ज्यादा देखने को मिलता है, तो Okay. क्रैम्प्स इतना इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। सर, हमने डिटेल्ड बात करी एनीमिया क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, प्रिवेंशन क्या रहता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। हम एक चीज पर फोकस करेंगे, जो है कि कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है जो ज्यादा सस्पेक्टेबल है एनीमिया होने के। जो ज्यादा ससेप्टिबल जो पॉपुलेशन है उनमें जो ग्रोइंग किड्स हैं, जो बच्चे हैं, वो ज्यादा ससेप्टिबल है, क्योंकि अक्सर वो मिट्टी में खेलते हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं से वो हुकवर्म के इन्फेक्शन, जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, वो उनको हो जाते हैं। तो जो पैरासाइट्स है वो उनकी इंटेस्टाइन में ग्रो कर रहा है, तो जो न्यूट्रिएंट्स है तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनको भी जो रेगुलर जो मेंसेस आ रहे हैं, उस वजह से उनको भी एनीमिया की वो ज्यादा ससेप्टिबल होती है। इसके अलावा जो एल्डरली पॉपुलेशन है, उनमें भी कुछ डिजीजेज होने की वजह से, जैसे कि डायबिटीज की बात की, मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, ब्लीडिंग पाइल्स हो गए, या GIT के कुछ अल्सर्स हो गए, या फिर एब्जॉर्प्शन उनका सही से नहीं हो रहा है, या डाइट अच्छी नहीं है, उस वजह से उनको एनीमिया ज्यादा कॉमन है। ओके सर, आज आपने हमें एनीमिया पे बहुत ही फ्रूटफुल, हमें लगता है बहुत ही फ्रूटफुल नॉलेज दिया है। हमें और हमारे व्यूअर्स को इस टॉपिक पे थोड़ा क्लेरिफिकेशन मिला होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में आके।